आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस किए हैं वो एटॉमिक रेडियस किए थे, जिसमें से बहुत सारा टॉपिक हम लोग वहाँ पे कवर किए थे। जैसा कि वहाँ पे जो आयनिक रेडियस निकालते थे अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, वो सारा कुछ हम लोग देखे थे। उसमें एक्सेप्शनल जितने थे वो सारा कुछ हम लोग वहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी या उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आया? तीनों में आएगा आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन, लेकिन कभी कभी उसको एनर्जी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है इंथैल्पी, और उसी को क्या बोला जाता है पोटेंशियल। समझ में आया? ये सारा चीज़ तुम लोग फिर से पढ़ेगा फिजिक्स में, मतलब किसको, एनर्जी, इंथैल्पी, पोटेंशियल, तो डिस्कस होते रहेगा। फिर केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आते रहेगा। जैसे अभी तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना बाकी है, वहाँ पढ़ोगे, वहाँ पे और डिटेल में जानोगे। समझ में आया? तभी समझ रहे हो कि एनर्जी, इंथैल्पी, पोटेंशियल, तो ये एनर्जी का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी एनर्जी को देना। अरे समझ रहे हैं ना? तो अब आगे चलो कि हम लोग आखिर ये जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी है या आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है, ये आखिर होगा क्या। यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं कोई भी आइटम वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आखिर हम लोगों को क्या यूज होगा उसको। तो सबसे पहले थ्योरी तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं ताकि तुम लोग बहुत जल्दी समझ पाओ। मान के चलो तुम्हारे पास एक आइटम है, ठीक है, कोई भी आइटम हो सकता है, चाहे वो नियॉन हो जाए, चाहे तुम्हारा कोई भी हो जाए, क्लोरीन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, कोई भी कुछ रहेगा, ठीक है। हालांकि तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट जल्दी रहेगा नहीं। समझ में आया? सबसे पहले तो इधर रहेगा, क्योंकि हम लोग जो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल जो यहाँ पे यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी जो लग रहा है, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे मतलब समझ ही रहा है कि जो कटायन बनने योग्य रहेगा वही से हम लोग निकालेंगे जबरदस्ती। तो हम लोग जैसे कि मान के चलो ग्रुप नंबर 17 है, तुम जाओगे फ्लोरीन से निकालने, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। ये इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को लेना। धीरे धीरे पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तभी जनरली हम लोग वैसे यहाँ पे आइटम का डिस्कस करेंगे जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मान के चलो तुम्हारे पास एक आइटम है, ठीक है। अब आइटम है तो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर तुम्हारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। अब हम लोग को क्या करना है, कोई भी एक आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या करना है, हम लोग को बाहर निकालना है। तो ऐसा तो इजी नहीं है कि कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। सो अब होगा क्या कि यहाँ पे जितना भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या उतना ही रहता है जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है, और अट्रैक्शन पूरा रहता है न्यूक्लियस की ओर। इसी के लिए हम लोग पढ़े थे क्या चीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े थे। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया था कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। मतलब कि सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके और पूरा बॉन्ड बनाया हुआ, अरे बना हुआ ना, मतलब कि उसमें क्या है, पूरा अट्रैक्शन हुआ है, मतलब उसको छेड़ने जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगा। इसको अगर बाहर निकालना खोजेगा तो वो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि तो अंदर से जुड़ा हुआ है, वो तो पूरा अट्रैक्ट हुआ है किधर, अंदर की ओर। तो इसको निकालना हम लोग को पॉसिबल नहीं है, तो उसको छेड़छाड़ करने जाएगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए इसका कटायन बनाना है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग को बाहर निकालना, एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को तुम निकालोगे, जितना चाहो उतना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। लेकिन निकालोगे तो उसके लिए नॉर्मली वो नहीं निकलेगा। जैसे भी एक न्यूट्रल स्टेट में एक तुम्हारा है यहाँ पे, मान के चलो कोई भी आइटम, इसमें मान के चलो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऐसे इजिली नहीं निकलेगा, इसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। अब यहाँ जो छेड़छाड़, पहले भी तुम लोग पढ़ा है एनर्जी, अरे एनर्जी के बारे में पढ़ा ना, अरे जब सबसे सब के बारे में बता रहे थे तो उसमें देखा ना, हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी, ये सारा चीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी का बात वगैरह होता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को छेड़ने जाएंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बाहर से, जैसे कोई भी काम अगर नहीं होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट वगैरह देते हैं, है कि ना, बाहर से तोड़ने उड़ने के लिए, तो हीट उठ देते हैं तो टूट जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी को देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी देने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को सहूलियत होता है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी जो पढ़ने जा रहा है, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो वो होता क्या है कि कोई भी हम लोग न्यूट्रल स्टेट में जो रहता है वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में रहता है कोई भी एटम, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी लगता है, वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से एक बार समझो,
कि मान के चलो कोई भी एटम है, एटम से हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो समझ गया कि तो निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंदर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। तो जुड़ा हुआ रहता है तो आराम से निकलेगा नहीं, कि चलो भाई बाहर निकालते, तो वो निकलेगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और जितना एनर्जी लगता है हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वही एनर्जी क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पे, वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वही चीज कि जितना कम से कम, अरे जितना कम से कम लगेगा ना, मान के चलो इसको निकालने के लिए तुमको लग रहा है 20 किलो जूल, कितना लग रहा है 20 किलो जूल, तो इतना लग रहा है, तो मिनिमम इतना चाहिए। इससे ज्यादा तुम 21 देगा तो ऑटोमेटिक तरीका ली जाएगा, 22 दोगे तब वो निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom of an element in its ground state to produce gaseous cation is called its ionization energy। तो कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के वही चीज बोला है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, जितना हम लोग को जरूरत होता है क्या करने के लिए, तो रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज जानते हैं तुम लोग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कहां से, तो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ वर्ड होता है काची, आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे जैसे मान के चलो तुम्हारा सोडियम रह गया, क्या चीज रह गया, सोडियम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पहले ये गैसियस स्टेट में नहीं रहता है, समझ में आया। तो इसको क्या करते हैं, पहले गैसियस स्टेट में हम लोग लाते हैं। ये सारी चीज पढ़ोगे धीरे धीरे, केमिकल बॉन्डिंग में आओगे तो धीरे धीरे तुमको नॉलेज मिलेगा, समझ में आया। इतना जानो कि जैसे कोई कोई ऐसा भी आइटम रहते हैं जो हम लोग को सॉलिड स्टेट में रहते हैं, क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो जब तक उसको हम लोग गैसियस स्टेट में नहीं बदलेंगे, तब तक उससे हम लोग कटायन या फिर अनायन, अगर उस पर चार्ज भी डालना है तभी उसको क्या करना पड़ेगा, गैसियस आइटम हम लोग को बनाना पड़ेगा, या तो फिर उससे हम लोग को चार्ज रिमूव करना है तब भी उसको गैसियस आइटम बनाना पड़ेगा, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे हम लोग कोई भी जो आइटम रहेगा उसको कहाँ से, आइसोलेटेड गैसियस आइटम, मतलब उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले यहाँ पे, उसके बाद गैसियस एटम जो रहेगा आइसोलेटेड, तो उससे हम लोग को क्या करेंगे, जो उसका बाहरी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी। इंग्लिश पे मत जाना, डायरेक्टली खाली इतना जानो, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, समझ में आया। तो कहां से, तो आइसोलेटेड गैसियस आइटम से। तो वही मिनिमम ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इतना सारा नहीं लिखोगे, तो इतना सारा तुमको शॉर्टकट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी लिखोगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहां से, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आइटम, समझ में आया। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली वही चीज लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, वही कि तुम अगर फैला के लिखना चाहते हो तो इसको लिखो, अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो इसको लिखो। बस खाली यहाँ पे ध्यान देना है, इस वर्ड को छोड़ना नहीं। किस वर्ड को, आइसोलेटेड गैसियस आइटम। इसको लिखोगे नहीं तो फिर तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, मेन चीज यही है, समझ में आया। फिर लिख देना, जैसे इसी को और फैला सकता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे भर देगा ना, यहाँ पे जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी था, यहाँ पे लिख देना द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आइटम। तो इतना लिखोगे ठीक है, नहीं तो उतना लिखोगे, तुम्हारे पर डिपेंड है जैसा लिखोगे। दोनों समझ में आया ना, अरे एक एक वर्ड समझ में आया ना कि क्या लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे दो चीज बात आता है यहाँ पे, एक तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई डॉट ई, इसका मतलब क्या समझेगा, आई से आयोनाइजेशन, ई से एनर्जी। एनर्जी बोलो चाहे इंथैल्पी बोलो एक ही चीज है, समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, उसको जो एक्सप्रेस करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, अरे एनर्जी लग रहा है तो उसका कुछ यूनिट होगा। तो यूनिट को जो दिखाते हैं वो किस में दिखाते हैं, किलो जूल पर मोल। पर मोल इसी चलते आया क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो हम लोग 1 मोल में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और कोई भी 1 मोल एटम से कितना से निकालते हैं। जब इसका परिभाषा जो दिया गया था वो बताया गया था कि 1 मोल एटम से, तुम लोग जान ही रहा था कि गिनती हम लोग करते थे एटम वगैरह, तो 1-2 को हम लोग डिफाइन नहीं करते, उसको कहाँ डिफाइन करते हैं, 1 मोल में। तो इसका जब परिभाषा भी बनाया गया था, डिफिनेशन बनाया गया था, तो उस समय बताया गया था कि 1 मोल एटम से
अगर जितना हम लोग को 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी चलते उसका मोल आ गया, क्या आया है, मोल। मतलब 1 मोल एटम में से तुमको निकालना था एनर्जी, तो उसको देने के लिए जितना एनर्जी लगता है तो उसीलिए उसका यूनिट जो लगता है वो क्या लिखता है, किलो जूल पर मोल। जो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, क्या होता है, जूल। लेकिन उसको जूल हम लोग किस में लेते हैं, किलो में लेते हैं। किस में लेते हैं, किलो में। के और जे मतलब समझ में आ गया, के से किलो, जे से जूल, पर मोल मतलब समझ ही गया है, क्योंकि 1 मोल का डिफाइन होता है इसी वजह से। कोई दिक्कत आता है? तो ये हो गया उसका यूनिट, ये हो गया उसका डिनोट करेंगे, जैसे फर्स्ट ऐसे करेंगे ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, तो इसका मतलब समझ आएगा क्या चीज लिखा हुआ है इसको, अरे समझ आएगा क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इसी चलते इसको शॉर्टकट तरीका से समझ गया। बाकी ये रहा डिफिनेशन, ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म में। अगर उतना नहीं लिखोगे तो इतना लिखोगे, काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हम उसका यूनिट वगैरह जो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहा है किलो जूल पर मोल, तो ये तो हम लोग बाद में पढ़े कि इसका इस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन उसको जगह जगह पे क्या दिखाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाया जाता है। क्या चीज लिखा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.4 किलो जूल पर मोल, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आया? अगर इस तरह से पढ़ेगा तो हम लोग फिजिक्स में फिर से रिपीट करके पढ़ेगा, क्योंकि ये सब डायरेक्टली जब पढ़ोगे ना, हीट एनर्जी पावर, अरे चैप्टर है ना फिजिक्स में, तो वहां पढ़ोगे हीट एनर्जी एंड पावर, तो वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ोगे। समझ में आया? तो ये रहा उसका थोड़ा सा यूज होगा कहीं न्यूमेरिकल में, तो उस समय तुमको काम देगा। समझ में आया? जैसे एनर्जी हमेशा तुमको किलो जूल पर मोल में नहीं देगा, कभी कभी फंसाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको कन्वर्ट करोगे ना किलो जूल में। जैसे क्वेश्चन में दिया और ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह से आंसर में। समझ में आया? तो मैच तो करना पड़ेगा ना। तो ये रिलेशन को तुमको याद रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना किलो जूल में होता है, और इतना कितने में होता है, किलो कैलोरी में होता है। 1 जूल में, एक किसमें, कैलोरी में। एक होता है एसआई और एक होता है क्या चीज में, अरे सीजीएस सब पढ़ा है ना, तो उस समय यहाँ पे यूनिट का बात होता है। बाकी समझ में आया कि क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और क्या होता है तुम्हारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर पोटेंशियल। समझ में आया? चलो देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को सीखना। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, उसके बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रिलेशन बिटवीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जनरली हम लोग पढ़ते हैं यहीं तक, मतलब कि अब ये सब होता क्या है, तो फिर हम लेकर के आते हैं तुम लोग को वही। क्या मिटा दिए फिगर में, काम दे देता है अभी। चलो मान के चलो इस तरह से तुम्हारा था, ठीक है। सबसे पहले तुम आओगे और एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, तो तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, इसी चलते उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मतलब एनर्जी जो लगता है उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे बताओ, फिर दूसरा वाला निकालेंगे। जैसे एक तो निकाल लिए, निकालने के बाद मेरा मन किया ना एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे कि तुम चलोगे Mg में, किसको चलेगा? Mg में। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं, इसका निकलता कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ी 2 एक के बाद निकाल देंगे, अरे स्टार्टिंग में एक निकालेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर दूसरा निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम लोग तो खुदे बता देगा, अगर तीसरा निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा रिलेशन पढ़ना है। अभी तीनों तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, अगर कोई थोड़ा साइंटिस्ट के जैसा सोचना चाहे, तो तुम लोग से सवाल पूछते हैं कि बताओ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सब में पता है कि एनर्जी तो देना पड़ रहा है, किसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और किसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा? स्टार्टिंग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देंगे कि सेकेंड वाला का, कि थर्ड वाला, कि सब में इक्वल एनर्जी लगेगा? किस में देंगे? तुम्हारा कहना है कि हम थर्ड वाला में क्या देंगे? सबसे ज्यादा देंगे। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को निकालने के हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है ना, तो एनर्जी देना पड़ रहा है तो समझ गया कि तीनों में एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन तुम बताओ कि किसमें ज्यादा लगेगा? अरे एनर्जी देगा तो ऐसा थोड़ी कि सब में कुछ तो देगा ना। हो सकता है तुम इक्वली देकर निकल जाए, हो सकता है कम ही देना पड़े, हो सकता है और निकालने में और ज्यादा एनर्जी देना पड़े। तो तुम ये तीनों में रिलेशन क्या बताओगे
कि तीनों इक्वल है, कि तीनों इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, कि इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा? किस तरह से रिलेशन बताओगे? अरे निकल तो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मान के चलो इसी तरह से था, समझ में आया? अब इस तरह से था, इसी तरह से करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर दूसरा निकालोगे, फिर तीसरा निकालोगे, तो तुम क्या सोच रहे हो? एनर्जी तुम्हारा सेम लगेगा कि कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कुछ अपने से थोड़ा सा लगाओ ना, साइंटिस्ट जैसा अगर कुछ थोड़ा सा सोच पाओ तो क्या लगेगा? एनर्जी कम लगेगा, ज्यादा लगेगा कि इक्वल लगेगा? तीनों में बराबर नहीं। देखो अभी तुम देखो, सुनो सुनो सुनो, फिर देखो सभी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है सब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, मतलब उधर अट्रैक्शन ज्यादा है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को अगर तुम निकालते थे तो तुम्हारा कटायन बनता था, अरे एक चार्ज होता था ना। अब देखो जितना तुम्हारा प्रोटॉन है क्या उतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहता था का? कम गया है वो। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया और इधर देखो मान के चलो इधर मोटा आदमी है, अभी इधर पतला हो गया, तो कौन ज्यादा खिंचाएगा? ई खिंचाएगा, वो खिंचाएगा, ई खिंचाएगा उसके ओर, मतलब न्यूक्लियस और उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, और ज्यादा अगर अट्रैक्ट करके रखेगा मतलब वहां पे एनर्जी तो और देना पड़ेगा। अरे अभी पकड़ के तो रखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी तो दिए, तो इसमें निकाल तो लिए। अब इसका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया तो न्यूक्लियस तो और ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, उसका साइज तो और थोड़ा सा डिक्रीज करके रखेगा। अरे पढ़ा था ना जेड इफेक्टिव, तो जैसे जाएगा तो अब तो और मजबूत से, पहले तो थोड़ा कम ही मजबूत से पकड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुआ वैसे और ज्यादा वो अट्रैक्ट करके रखा है। अब जितना ज्यादा पकड़ के रखेगा तो क्या उसको कम ही एनर्जी देना पड़ेगा कि उतना ही देना पड़ेगा? अरे अब उसको ज्यादा ताकत से ना खींचना पड़ेगा, अब खींचने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब ज्यादा एनर्जी देगा, उसी तरह से अगर मान के चलो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके बीच में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें एनर्जी क्या देना पड़ेगा, और ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब थर्ड वाला का ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, सेकेंड वाला का, उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट वाला। मतलब समझ में आया ये रिलेशन कि क्या होगा? सो तो यही रिलेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड वाला और थर्ड वाला आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो फैक्ट यहाँ क्या है वो समझ में आया कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे तो तुम्हारा जो जेड स्टार जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ज्यादा नहीं हो पाता है, तो उसको निकालने जाएगा तो और एनर्जी देना पड़ेगा। अगर तुम 20 मान के चलो खींचा खींचे वाला से अगर समझोगे तो वहां पे मान के चलो तुमको 10 न्यूटन लग रहा था पहले, तो अभी तुमको 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है 12 न्यूटन या फिर 13 न्यूटन, ऐसे करके अरे ज्यादा ना खींचना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे एनर्जी के रूप में अगर समझोगे तो पहले कम ही देना पड़ रहा था, मान के चलो पहले तुमको 10 किलो जूल देना पड़ रहा था, अब उसके पीछे में ज्यादा और अट्रैक्शन हो गया तो वहां से निकालना और पॉसिबल नहीं है, तो इसी चलते वहां पे हो सकता है तुमको 15 किलो जूल देना पड़ जाए, लेकिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा तुम्हारा। तो यही चीज यहाँ पे समझाना था। देखो अब इसको थोड़ा सा थ्योरी टाइप से लिख देते हैं थोड़ा, ताकि नोट्स देखेगा थोड़ा फील लगेगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो एक एल्युमिनियम था तुम्हारा न्यूट्रल स्टेट में, कैसा है, न्यूट्रल, आइसोलेटेड न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पे गैसेस दिखाना जरूरी है तभी तुमको पता चलेगा, या क्योंकि हम लोग को जानना है, हम लोग जान चुके हैं कि उसको गैसेस स्टेट में बदलेगा तभी उससे निकाल पाओगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एल्युमिनियम से तुम क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, Al प्लस हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसी तरह से मान के चलो अभी तुम्हारे पास यहाँ क्या था, 13 था तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ पे देखोगे ना तब प्रोटॉन की संख्या कितना था, 13, और वही अगर तुम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो कितना था, 13। अब देखो तुम्हारे पास हो गया Al प्लस हो गया, यही चीज हो गया, और ये भी तुम्हारा गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 13, वही लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला जाए तो 12 हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो फिर यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, Al प्लस से हम लोग क्या करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। बाहर निकलता है तो इधर लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इधर लिखता है, जुड़ने वाला, समझा। तो हम लोग बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al अब प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को फिर निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब उसी तरह से फिर अभी देखो Al यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी 2 प्लस है हम लोग के पास। अब यहाँ पे फिर देखोगे प्रोटॉन की संख्या कितना है, 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 11 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखो तुमको क्या करना है, Al2 प्लस से तुमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को फिर खींच के निकालना है, तभी क्या बन जाएगा,
3+, और यहाँ पे देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन सबसे पहले जान रहा है कि यहाँ पे देखो 13 प्रोटॉन मिलकर के 11 को मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है कि ना, तो उससे अगर निकालेगा तो थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा, तो ज्यादा मेहनत तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसी चलते यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन अगर देखा जाए तो हम लोग को पता चलेगा जो थर्ड आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, सेकेंड वाला से, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, उससे कम किसका होगा, फर्स्ट वाला का। ठीक है, इधर से इधर अगर जाएंगे तो इधर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इसी चलते हो रहा है क्योंकि हम लोग को क्या हो रहा है, इधर जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इधर जाने पर हम लोग को इंक्रीज हो रहा है, इसी चलते क्योंकि इधर जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा था। अगर इधर से डिफाइन करोगे तो इंक्रीज बताना पड़ेगा, इधर से इधर बता रहे हो तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ तुम्हारा क्यों हो रहा था, क्योंकि तुम्हारा जो जेड इफेक्टिव जो हो रहा था वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। अरे रीजन समझ में आ रहा है ना, इसको छोड़ना नहीं, घुसा दे रहे हैं, जितना कंसेप्ट आएगा उसको घुसाते जाएंगे। तो क्या तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया, तो चलो इसको लिख लो ताकि नोट्स कभी भविष्य में देखेगा तो समझ में आएगा क्या क्या कहानी कर रहे थे सो, और किसको फर्स्ट आयोनाइजेशन, किसको सेकंड बोलते, किसको थर्ड बोलते। देखो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे पहले पढ़े था एटॉमिक रेडियस, वो देखा था, जेड इफेक्ट पे डिपेंड करता था, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता था, शील्डिंग इफेक्ट से मतलब डिपेंड करता था, इस तरह से देखा था, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता था, वो सब देखा था। उसी तरह से यहाँ पे आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगा वो किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है, समझ में आया। तो ये जो डिपेंड करता है वो मेनली कितना फैक्टर से, 4 फैक्टर, मतलब 4 बातों पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इसी चलते उसको क्या किया ना, शॉर्ट फॉर्म तुम लोग को दे दिए ताकि तुम लोग को याद रखे वो चारों फैक्टर क्या क्या है। हालांकि सभी का यहाँ पे देखो साफ लिखे है, क्या लिखे है, साफ, तो इतना तुम लोग याद रखेगा तो समझ में आ जाएगा। अगर इस साफ पे डिपेंड करता था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे देखो SHAP, सभी का मीनिंग अलग अलग है, तो सभी को एक्सप्लेन करेंगे। S का मतलब होता है क्या चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से H देखेगा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। A चलोगे तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग चलते जाएंगे, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगा, फिर यहाँ पे पेनेट्रेशन इफेक्ट से चलेगा, तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज याद रखना, 4 वर्ड क्या चीज, साफ। ठीक है, तो 4 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, सभी का एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है तुम्हारा S का मतलब क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का बात हो ही गया तो साथ ही साथ हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी बात कर सकते हैं, और जान रहा है ये दोनों उल्टा होता था, है कि नहीं। तो ये अगर यहाँ पे इनवर्सली बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली होगा। और अभी कुछ समय पहले हम लोग देखे थे कि जितना ज्यादा तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगेगा, कि जितना मजबूत से वो पकड़ ले रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ये चीज समझ चुका था। अब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब यहाँ पे देख रहा है शील्डिंग इफेक्ट। अब ये होता क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या था, तो जितना ज्यादा उसमें रिपल्सन होते रहेगा उसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। जैसे फर्स्ट वाला में देखा था उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगता था, इस चलते उसमें क्या था, फर्स्ट वाला निकालना आसान था। लेकिन सेकेंड वाला में क्या, जैसे वैसे तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, घट गया था, और घट गया तो उसमें एनर्जी क्या लगा था, ज्यादा लगा था, समझ में आया। तो ये वाला अगर नहीं भी देखोगे, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो इसी चलते इसको याद रखना है, और नहीं तो मेनली ये वाला देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। अरे दुनिया में रिलेशन समझ में आ रहा है ना, कि इनवर्सली क्यों हो रहा है, डायरेक्टली क्यों हो रहा है, सो क्योंकि ये रिपल्सन से चलता है ना कहानी। तो जितना तुम्हारा मान के चलो, अभी तुम्हारा चल रहा था 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन चल रहा था, तो अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्सन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा कम लगा था। तो जितना रिपल्सन उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम। अब मान के चलो यहाँ पे 9 हो गया था इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो रिपल्सन कम हो पा रहा था, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा था। तो अगर तुम्हारा रिपल्सन अगर कम हो गया तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, मतलब कि ज्यादा लगेगा। अरे ज्यादा नहीं लगता, अरे जितना रिपल्सन कम उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, समझ में आया। क्योंकि रिपल्सन कम लगेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दोनों रिलेशन समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इस तरह खेल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, एस, मतलब कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम लोग एस को पढ़ लिए। अब चलते हैं एच के बारे में। चलो, तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो देखे थे वो हम लोग फैक्टर्स को देख रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो तुम लोग को बोले थे सिर्फ
4 वर्ड याद, मतलब कि इसको याद रखना, इसी से सारा कुछ बन जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का, सारा इसी से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोले थे इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना, याद करना साप से, है कि नहीं। साप में देखेगा SHAP, और सभी का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि एस हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, इसका मतलब क्या होता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता था, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से ही हम लोग रिलेट करके बताए थे, जेड इफेक्टिव का कंप्लीट हो गया। आज हमको देखेंगे HA और P का। H का मतलब होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। H का मतलब क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे और वहाँ पे अगर बोलोगे कि कौन सा एलिमेंट, मतलब कि कौन सा एलिमेंट तुम्हारा क्या चाहिए, ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर कन्फिग्रेशन तुम करते हो ऑर्बिटल वाला, ऑर्बिटल देखता है, अगर इस घर में अगर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलो तुम एस का बात कर रहा था इसी चलते, अगर तुम पी का बात करोगे तो इसमें कितना ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। अगर यदि यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा हुआ तो अभी ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल होना 2 कंडीशन में है, या तो फिर वो फुलफिल हो जाए या फिर हाफ फील्ड हो जाए। हाफ फील्ड करने का मतलब पूरा जितने भी ऑर्बिटल होंगे सभी में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और फुल फील्ड करने का मतलब सभी में फुल रहेगा। मतलब हाफ फील्ड किसको बोलेंगे, अभी हो गया हाफ फील्ड, अरे अभी हुआ ना। तो एस के लिए उतना हम लोग देखते नहीं, हम लोग किसके लिए जनरली देखते हैं, PDF इस सब के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हाफ फील्ड रहेगा, इसका मतलब समझ गया क्या चीज कहानी हो रहा है। सो एस वाला के लिए समझ लो कि इसके भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है तब भी हम लोग का हाफ फील्ड रहता है, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, क्वेश्चन वगैरह में यहाँ फंसाता नहीं है, फंसाता किसका है, PDF इस सब का, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हम लोग फुल फील्ड वाला ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे देखो पी वाला में ये अगर इस तरह से कभी दिखा कन्फिग्रेशन, अरे दिखेगा ना P3, तो ए वाला भी तुम्हारा क्या है, अस्टेबल है, समझ में आया। और तुम्हारा अगर P6 रहेगा तो ये दुइयों में अस्टेबल कौन हो जाएगा, P6 वाला। ये वाला तो पूरा क्या चीज हो जाएगा, फुलफिल ना हो जाएगा। तो फुलफिल रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि नोबेल गैस प्राप्त कर लेता है। और अगर हाफ फील्ड रहेगा तब भी वो क्या रहता है, स्टेबल माना जाता है उसको, समझ में आया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एनर्जी को देखेंगे कि अगर हम लोग को कंडीशन रह गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया कोई एलिमेंट का, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारा हाफ फील्ड हो गया या फिर फुलफिल हो गया, तो वहां पे उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी चलते यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अब देखते हैं कि इसके बीच का रिलेशन क्या होता है। सो तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड अगर ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या रहते हैं, हम लोग को स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसी चलते जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो भी क्या होता है, हम लोग को हाई होता है, कि जितना वो स्टेबल होगा तो उतना हम लोग उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो उतना निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी चलते उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा PD इसमें रिलेट करके बता रहे हैं। F वाला भी आता है लेकिन F वाला का क्वेश्चन ज़्यादा देखा नहीं जाता, इसी चलते उसको हटा दिए, कोई दिक्कत। तो हम लोग P और D के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगा वो हम लोग को P और D, और वहाँ पे देखेंगे तो पूरा फुलफिल वाला देखेंगे, उसके बाद हाफ फील्ड वाला देखेंगे। तो इसका स्टेबिलिटी का अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे देखो ये फुलफिल है, ये भी फुलफिल्ड है, यहाँ पे देख रहा है हाफ फील्ड है, और ये भी क्या है, हाफ फील्ड है। अरे देख रहे हैं D5। तो यहाँ पे देखेगा अगर P और D में अगर रिलेशन किया जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो P वाला क्या होता है, तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है, D वाला उससे कम होता है। तो भैया हाफ फील्ड वाला से तो ज्यादा स्टेबल क्या है, तुम्हारा फुल फील्ड, तो इससे कम तो यही होगा। अब ऐसा नहीं कि इसको और इसको कंपेयर करने चल जाना, हाँ कंपेयर करेगा तो ये हाफ फील्ड है तो फुल फील्ड वाला क्या रहेगा, कम ही रहेगा, समझ में आया। तो ये था तुम्हारा, अगर इधर से इधर जाएगा तो तुम्हारा स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझ में आया। कि जितना ज्यादा स्टेबल तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं, उसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया। इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बस ऊपर ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हर एक का क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे ना, तो वहाँ पे ये सब कंसेप्ट अगर ज्यादा विस्तार से वहाँ पे बताया जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे S समझ गया, H समझ गया, अब आ रहा है किसका, A। अब A का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक साइज बोलो, समझ में आया। इस साइज का अनुसार से देखेंगे कि जितना बड़ा साइज उससे हम लोग को क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसानी होता है। अब इसको ऐसे समझो, मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 गो एटम हम लोग लेके चलते हैं, मान के चलो एक बार छोटा एटम ले लिए इतना बड़ा, ठीक है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग निकालते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो मान के चलो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। अब एक हम लोग एक और ले लेते हैं एटम का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल, और इसका साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इसका भी मान के चलो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ है। अब बताओ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें सबसे आराम होगा, छोटा वाला में आराम लगेगा, अरे नहीं इसमें होगा। कैसे देखो,
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देख रहे हैं कितना ज्यादा गैप है सो, और जितना ज्यादा गैप मतलब वो कम अट्रैक्ट करके रखा होगा। अब यहाँ पे देखो इस सामने है तो न्यूक्लियस क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग से उसको जोड़ के रखा होगा अपने साथ, तो इससे हम लोग को निकालना ज्यादा पॉसिबल हो पाता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को साइज भी यहाँ पे क्या करता है, फैक्टर है उसका, उस पर भी डिपेंड करता है कि जितना छोटा साइज रहेगा उससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाता, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं न्यूक्लियस उसको ज्यादा पकड़ के रखा होगा, और ज्यादा साइज रहता है तो उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना इसके तुलना में क्या होता है, आराम होता है। क्या समझ में आया साइज के अनुसार। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस का क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जितना एटॉमिक रेडियस मतलब जितना बड़ा साइज रहेगा उतना कम हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, और जितना छोटा अगर रेडियस रहेगा उतना हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। क्या इस बात को समझ में आया, अरे बात समझ में आया ना। तो अभी तक हम लोग देखे एस, एच और ए। एस का मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है उसके मतलब हम लोग समझ गए। एच का मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या रिलेशन होता है ये भी समझ गए। अब यहाँ पे ए का मतलब एटॉमिक रेडियस साइज के अनुसार भी समझ गए। अब लास्ट जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट आखिर होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। अब यहाँ पे देखो मान के चलो फिर न्यूक्लियस का ही लेकर के एग्जाम्पल चलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया। अब देखो न्यूक्लियस के चारों ओर जो हम लोग को ऑर्बिट रहता है, मतलब सेल जो होता है, सेल में हम लोग देखता है सब सेल भी होता है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग सब सेल की बात करेंगे वो मान के चलो सेम वाला मतलब कि सेल नंबर रहेगा, मतलब पीरियड भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे सेल वाला चल, क्योंकि जो सेल नंबर होता है वही तुम्हारा पीरियड होता है। ये समझ में आया था ना तुम लोग को। अभी मान के चलो तुम्हारा कोई भी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तुम्हारा मान के चलो 4 लेकर चलते हैं, क्या चीज लेकर चलते हैं, फोर्थ सेल लेकर चलते हैं। तो अभी मान के चलो तुम्हारा इसमें क्या होगा, फोर्थ सेल वाला में एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होता है, सभी कुछ रहता है इसमें। अब इसमें देखो किसका हम लोग को पेनिट्रेशन, अब यहाँ पे पेनिट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, कौन कितना नजदीक है न्यूक्लियस के। अब यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस होता है, मान के चलो तुम्हारा अभी तुमको बताएंगे तो इस तरह से सेल बोलता था, तो इसमें तुम्हारा क्या रहता है एस पी डी एफ इस तरह से रहता है। लेकिन इसको मान के चलो एक सेल में अगर अंदर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है ना एस पी डी एफ, तो इसमें देखेगा तो ई वाला ज्यादा अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस के, और उसके बाद ई वाला, उसके बाद ई वाला, उसके बाद ई वाला। अगर उसको सेल जैसा हम लोग बना के देखें, यहाँ ध्यान रखना कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सेम सेल वाला बात कर रहे हैं, समझ में। तो उसमें देखो इस तरह से अगर हम लोग खींच के चलेंगे तो यहाँ पे देखोगे ई वाला एस होता है, ई क्या होता है पी, ई क्या होता है डी, और ई क्या होगा एफ। देखो इसको सेल वाला ना सोच के चलना, हम तुम लोग को बता रहे कि एगो जो सेल होता है उसके अंदर भी तुम लोग अरेंज होगा ना, तो उसमें देखो कि जो न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक होता है वो कौन रहता है एस, उसके बाद कौन रहता है पी, उसके बाद डी, और उसके बाद क्या रहता है एफ। तो ये होता है, समझ में। तो इस तरह से रहेगा। तो अब तुम बताओ कि अगर कौन सा हम लोग को ऑर्बिटल में रहेगा, मान के चलो तुम्हारा एफ में रहेगा और तुम्हारा पी में रहेगा, तो बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आराम लगेगा, एफ से कि पी से। एफ से, क्योंकि ये तो ज्यादा नजदीक है, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन से होगा, और ये थोड़ा सा दूर है तो उससे निकालना आराम होगा। तो यही तुम्हारा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कौन कितना न्यूक्लियस के नजदीक है। क्या समझ में आया यहाँ तक। चलो अब इसका रिलेशन यहाँ पे समझते हैं। अब इस तरह से हम लोग जब देख लिए तो एस का ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है पी का, उसके बाद किसका होता है डी का, और इसके बाद किसका होता है एफ का। अगर इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर चलते हैं, इधर से इधर, तो इधर पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे इंक्रीज हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस। तो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी चलते यहाँ पे बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो अल्सो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या समझ में आया यहाँ तक। चलो तो बस इतना लिख लो, बस इसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा कंसेप्ट, तो उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। बस ऊपर ऊपर हम लोग देख रहे थे कि किसके किसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब देखेंगे अगर डिपेंड करता है तो उसमें भी तो बहुत सारा एक्सेप्शनल होगा, बहुत सारे एलिमेंट का वहाँ पे चर्चा करेंगे, तो एक एक करके सारा कुछ हम लोग देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। अगर हम लोग पीरियड में जाना चाहे, अब पीरियड क्या होता है, ग्रुप होता है, अभी वो कंफ्यूज में है नहीं ना, ग्रुप होता है ई वाला, और पीरियड क्या होता है ये वाला। 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ये सब कंफ्यूज मत होते रहना, समझा ना। अब चलते हैं हम लोग किसके अनुसार, पीरियड के अनुसार अगर चलेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग पीरियड में। तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, उसका यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे। अब इससे पहले हम लोग ये चीज बताते हैं कि जो हम लोग सांप को जो हम लोग डिस्क्राइब किए थे पहले, तो वहां हम लोग कुछ कुछ देखे थे, वहां पे देखे थे जेड इफेक्टिव का बात भी आया था
स्क्रीनिंग इफेक्ट का बात आया था। तो वहाँ पे बताओ, अगर पीरियड में चलते हैं हम लोग तो वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अरे डिक्रीज होता है, समझ में आया ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग को क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, मतलब कि हम लोग लेफ्ट से राइट तरफ अगर जाने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। रेडियस उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब साइज उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। इससे चलते उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी ये रिलेशन कहाँ से आया, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अरे किया था ना कल है, तो वहां से आया डायरेक्टली। तो ये समझ में आया कि हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो हम लोग को क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना हम लोग को ज्यादा जरूर, मतलब क्या होगा, जोर लगेगा, हम लोग को उतना ज्यादा टफ हो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। रिलेशन समझ में आया। चलो जैसे मान के चलो अभी चलते हैं इसका रिलेशन, किसका बात करते हैं, मान के चलो हम लोग ये वाला चलते हैं किसका, यहाँ से लिखते हैं लिथियम से। लिथियम हो गया, फिर हम लोग चलते हैं किसका, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या चलेगा, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। तो नियोन को भी छोड़ दो, समझा। अभी चलोगे इतना, अभी क्या होना चाहिए था इसका, इधर से इधर जाओगे तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के अनुसार अगर हम लोग सजावे तो इसी तरह से होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कहानी चेंज हो जाता है, क्या होता है, अरे तुम लोग क्या जैसा करता है, अरे कार्बन के बाद नाइट्रोजन तो होता है, तुम लोग भी है ना कुछ बोलता नहीं कि ये छूट गया ऐसे। कार्बन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तब ना फ्लोरीन होता है। तुम लोग भी है ना एक एटॉमिक गायब कर देता है। देखो कार्बन हो गया, उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये जानते थे कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या होता है, होना तो चाहिए था यही चीज, लेकिन बेचारा होता क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शनल आ जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेप्शनल। अब किसके किसके बीच में एक्सेप्शनल होता है, तो एक्सेप्शनल हम लोग को कहानी यहाँ पे चलने लगता है। जैसे अभी तो न्यूट्रल स्टेट पे इस तरह से चल रहा था, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे कहानी चेंज हो जाता है। किसके किसके कहानी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं बोरॉन और बेरिलियम, ये दोनों कहानी चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलोगे, ये दोनों देख रहे हैं नाइट्रोजन और किसका, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कहानी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ और यहाँ हम लोग को क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। होना चाहिए था बेरिलियम से बोरॉन का ज्यादा, लेकिन हो क्या जाता है, बोरॉन का कम हो जाता है, इससे ज्यादा किसका हो जाता है, बेरिलियम का। और नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन का कम होता है और नाइट्रोजन का ही क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ये दो को यहाँ पे एक्सेप्शनल है। अब इसके पीछे एक्सेप्शनल है क्यों, हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग को होना चाहिए था, इधर से जाते थे तो हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आखिर यहाँ पे क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोग को इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो चलो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते धीरे धीरे। चलो तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये रीजन तो बता दिए तुम लोग को पहले कि अगर लेफ्ट से राइट चलते हैं तो हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था, होता भी है। सिर्फ हम लोग को दो जगह छोड़ करके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जगह और बेरिलियम और बोरॉन की जगह। होना चाहिए था बोरॉन का ज्यादा, लेकिन हो जाता है किसका, बेरिलियम का। होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन हो जाता है किसका, नाइट्रोजन का। अब इसके पीछे आखिर रीजन क्या है, चलो हम लोग देखते हैं आराम से। सबसे पहले रीजन क्या, कन्फिग्रेशन से देखते हैं। देखो हम लोग को वजह कहाँ कहाँ बना, एक यहाँ मिस्टेक हुआ और मिस्टेक कहाँ हुआ, यहाँ पे। आखिर क्या वजह थी, चलो इसका बोरॉन का और बेरिलियम का। सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका कितना होता है, 3 होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक, अरे इसका 4 ना होता है, अरे कुछ नहीं बोलता है तुम लोग। बेरिलियम का कितना होता है, 4। अब यहाँ पे करोगे तो 1s2 2s2, खत्म हो गया। चलो अब चलते हैं बोरॉन का, इसका कितना होता है, 5। अब यहाँ पे देखोगे 1s2 2s2 2p1, इतना होता है। चलो फिर चलते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। इसका करो 1s2 2s2 2p, कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, अंदाजी कुछ भी। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8। इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत।
अभी देखो आराम से, हम लोग सबसे लास्ट वाला देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सेकेंड 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 सेकेंड, ये देख रहा है तुम लोग। अब इसमें भी सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखो कि कौन कहाँ भर रहा है, तो इसको हटा देगा, ई बचेगा, ई बचेगा, ई बचेगा, और तुम्हारा क्या बचेगा, वो चीज। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है, उसमें देखोगे तो एस वाला में, और इसका देखो एस वाला में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, 2 को, ठीक है। अब इसमें देखो पी वाला में चलोगे, क्या चीज, पी, तो इसका कितना ऑर्बिटल होते हैं, 3। अब इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो तुम एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। अभी तुम लोग को बताए थे कि जिसका जितना स्टेबिलिटी ज्यादा, उसका क्या होता है, हम लोग को उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेबल रहेगा तो वहां से निकालना पॉसिबल होता है, नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या फुलफिल्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो हाफ फील्ड रहता तब भी स्टेबल हो जाता है, लेकिन क्या हाफ फील्ड है का, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो इसी चलते, और हम लोग पेनेट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था अभी, कि जो पी से ज्यादा किसका होता है, एस का होता है, तो उस वजह से भी कौन जीत जाता है, ए वाला। इसमें जो बेरिलियम जो है और जो बोरॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या है, P1 है, और यहाँ पे क्या है, S2। अब यहाँ पे देखो ये पूरा स्टेबल था पहले से, यहाँ से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, अरे तो यहाँ पे पूरा फुलफिल है तो स्टेबल था, अब यहाँ से तुम एक एनर्जी निकाल दोगे, तुम्हारा क्या होगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो भैया तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, जबरदस्ती निकाल देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो बेचारा पहले से अनस्टेबल है, अरे अनस्टेबल था ना, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल भी दोगे तो इससे पहले वाला तो कम से कम फुलफिल रहेगा ना, ये हट जाएगा तो यही ना कन्फिग्रेशन हो जाएगा उसका। तो देखो इसको अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब इससे निकालेंगे तो थोड़ा आराम लगेगा ना, वो बोलेगा अरे तू निकाल ये लो मेरे रस से, अगर उससे निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या पहले से स्टेबल था, स्टेबल से तुम उसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यही वजह है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहा है, जो इस कुछ समय पहले दिखाया था ना, एच को डिफाइन किया था ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो वहाँ पे बताए थे कि अगर हम लोग का हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस आएगा तो हम लोग क्या होता है, हम लोग को स्टेबल होता है। अब ये दोनों में देखो स्टेबल कौन ज़्यादा हो रहा है, बेरिलियम की बोरॉन, बेरिलियम, क्योंकि इसमें देख रहा है फुल फील्ड था, इसमें हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला। तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है, इससे क्या हम लोग को आराम है। इसी चलते देखो अब जिससे हम लोग को मुश्किल है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो बताओ इसमें ज़्यादा एनर्जी देगा किसमें देगा, बेरिलियम में देगा। इसी वजह से हम लोग को किसमें ज़्यादा देना होता है, बेरिलियम। लेकिन अगर उलट ट्रेंड से चलेगा, लेफ्ट से राइट जाने वाला, तो उसमें क्या हो जाता है, कहानी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ हम लोग को जेड इफेक्टिव को देख करके आंसर नहीं देना है, हम लोग को सारा चीज जो अभी पता है ना, जो हम लोग साफ जो पढ़ा था रे, इस सभी चीज को ख्याल में रखते हुए हम लोग को आंसर देना है। अभी तुम जाता था इसके अनुसार से तो दे चुका था आंसर, लेकिन ये वाला भी तो कहानी खत्म कर रहा था वहाँ पे बीच बीच में, तो इसको भी देखे, तो देखने के बाद जो कंक्लूजन जो निकला फाइनल, तो फाइनल देखेगा तो बेरिलियम से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा था, बेरिलियम का, अरे बोरॉन से ज़्यादा। तो इसी चलते इसके एनर्जी हम लोग को क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी तरह से नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देखो, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन देखता है कि यहाँ पे देखो ये हाफ फील्ड है कि नहीं, पी वाला में देख रहा है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन था भर दिए, इसमें कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाता है, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा। बताओ हाफ फील्ड है ये का, नहीं का फुल फील्ड है का, नहीं ना ये हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है, लेकिन कम से कम ये का चाहिए, हाफ फील्ड तो है। तो हाफ फील्ड हम लोग को क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से बताओ कि इसमें हम लोग को एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा कि इसमें देना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हाफ फील्ड है, अगर इससे तुम निकालने जाओगे तो इसमें हट जाएगा इलेक्ट्रॉन, और अभी देखो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी चलते यहाँ पे पहले से स्टेबल था और उसको तुम छेड़ने जाएगा तो क्या आराम से हो जाएगा का, अरे नहीं ना, वो पहले से ही ठीक ठाक था, उसको और तुम खराब करने जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये पहले से ही खराब था, तो बोलेगा अरे तुम ये जो ने यहाँ से अगर तुम निकाल देगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा वो, अरे हो जाएगा ना। इसी चलते अगर ये दोनों में कंपेयर किया जाता था, तो अगर हम लोग जेड इफेक्टिव के अनुसार से देखता तो ऑक्सीजन में हम लोग को क्या ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता, लेकिन हो जाता है क्या चीज़, उल्टा। उल्टा क्यों होता है, स्टेबिलिटी के अनुसार। क्या स्टेबिलिटी समझ में आया, कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कैसे हम लोग देख रहे हैं उसको समझ में आया। तो इसी वजह से है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन का। होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन हो जाता है किसका, नाइट्रोजन का। होना चाहिए था बोरॉन का, लेकिन हो जाता है किसका, बेरिलियम का। बस यही 2 को ट्रेंड है, उसके अलावा सबका ठीक है, समझ में आया। अब जैसा कि तुम देखा ये कौन सा पीरियड का है, तो तुम देखोगे सेकेंड पीरियड का, और देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो एस और पी ब्लॉक का बात किए, डी का किए है का,
नहीं, डी में फिर एक्सेप्शनल, समझ में आया? तो उसको बाद में देखेंगे। अभी जनरली और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? एस और पी से, ठीक है। तो ये ट्रेंड समझ में आया। तो अगर ये हम लोग सेकेंड पीरियड का बात किए तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं, तो थर्ड पीरियड चलेगा, फोर्थ पीरियड चलेगा, उसी तरह से तुम कहाँ तक चलेगा? सेवंथ पीरियड तक। अरे चलेगा ना। अब सेवंथ पीरियड तक तो सभी में जो इस तरह का फॉलो देख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दिक्कत, बेरिलियम और बोरॉन में दिक्कत, मतलब यहाँ पे जो इसका नीचे कुछ एलिमेंट होगा ना, तो उसमें भी कन्फिग्रेशन क्या होगा? सेम होगा। अरे इसके नीचे वाला देखोगे तो सबका सेम ही हो जाएगा। जैसे तुम लोग देखता था क्लोरीन फ्लोरीन वाला, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस सब का देखता था। तो इसमें भी देखता होगा कि पी वाला में कितना रखता था? 5 रहता था। तो इसमें भी देखोगे कितना रहेगा? 5। इसमें भी रहता है कितना? 5। इसमें भी कितना रहता है? 5। तो उसी तरह से कन्फिग्रेशन करोगे तो इसके नीचे देखोगे, जैसे लिथियम के नीचे क्या रहता है? सोडियम। तो इसमें देख रहा है कि एस में कितना रहता है? 1। तो सोडियम में भी देखता है कि एस में कितना रहता है? 1। मतलब अगर ग्रुप के अनुसार चलता है तो कन्फिग्रेशन हम लोग को सेम होता है, क्या जानता था? तो इसी तरह से अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला कहानी हो रहा है, क्या इसका नीचे वाला नहीं होगा का? बिल्कुल होगा। अरे होगा कि नहीं? क्योंकि वहां भी तो उसी तरह से होगा। बेरिलियम का मतलब बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा कौन? बेरिलियम हो जाएगा। इसी चलते क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? फुलफिल्ड हो रहा है। इसके नीचे भी चलोगे तो वो भी क्या रहेगा? फुलफिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम, अरे इसके नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम ही आता है। मैग्नीशियम का देखोगे तो उसका भी होता है क्या? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है, ये होता है। अब देखो ये भी फुलफिल। और वही तुम मैग्नीशियम बोरॉन के नीचे जाओगे तो तुम्हारा एल्युमिनियम मिलता है, और एल्युमिनियम का देखोगे तो वहाँ पे 3s2, और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे जाओगे तो 3p आ जाता है। क्या आ जाता है? 3p1। अब देखो ये अनस्टेबल है, और ये क्या चीज है? अस्टेबल। इसी चलते इसमें क्या होगा? निकालना आसान हो जाएगा, और इसमें क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जैसा हम लोग ऊपर का ट्रेंड देख रहे सेकेंड पीरियड में, उसी तरह से तुम्हारा क्या होगा? ये सब में भी फॉलो होगा। तो तुम्हें अगर एलिमेंट पता है कि कौन कौन सा एलिमेंट है, तुम क्या अरेंज नहीं कर लेगा? कर लेगा ना। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन के नीचे क्या है? सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, ये सब है। नाइट्रोजन के बाद चलोगे तो यहाँ पे क्या होगा? फास्फोरस मिलेगा, समझ में आया? उसी तरह से जाओगे तो वहाँ पे आर्सेनिक मिलेगा, एंटीमनी मिलेगा, बिस्मथ मिलेगा। तो उसी तरह से चलेगा। तो यहाँ पे अरेंज कर लेगा उसी तरह से, यहाँ पे भी अरेंज कर लेगा। क्या तुम लोग सजा लेगा खुद से? तो हम यहाँ पे बताएं किसको? सेकेंड पीरियड। क्या तुम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा करके अरेंज कर लेगा? क्या चीज? अच्छा, इससे ज्यादा है क्या? इससे ज्यादा है सेकंड में क्या? अरे इतना ही था ये रे। अरे इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 10। का इससे ज्यादा एलिमेंट हैगा? हाँ, थर्ड वाला में जाएगा तो कुछ मिलेगा। अरे भैया मिलेगा तो वहां पे हम क्या बोले थे? जैसे थर्ड वाला में भी नहीं मिलेगा, फोर्थ वाला में मिलेगा। तो फोर्थ वाला में मिलेगा तो वहाँ डी मिलेगा। तो तुम लोग क्या बोले? अभी एस और पी का चर्चा चल रहा है, तो डी वाला का हम लोग देखेंगे? अभी का नहीं देखेंगे। तो समझ में आया क्या करना है? तो अभी एस और पी का अरेंजमेंट तुम लोग कर लेगा खुद से। चलो तो इसको लिख लो आराम से, फिर चलते हैं हम लोग अगला कहानी। देखो देखो इधर, जैसे कि अभी हम लोग देखे ना सेकेंड पीरियड के लिए एक्सप्लेनेशन किए, उसी तरह से यहाँ पे देखो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग तो बोल ही देता है। सेवंथ इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव रहता है, और रेडियो एक्टिव पढ़ना जरूरी नहीं होता, उसको पढ़ेगा एमएससी वगैरह में, समझा। तो यहाँ पे देखो सेकेंड पीरियड वाला में हम लोग जान रहे थे होना चाहिए था बोरॉन का ज़्यादा, लेकिन हो जाता है क्या चीज़? बेरिलियम का ज़्यादा। मैग्नीशियम का उसी तरह ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम का उसी तरह ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड में जैसे आएगा यहाँ पे थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखता है, यहाँ पे तुम्हारा एफ ब्लॉक भी आ जाता है। क्या आ जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट भी। उसी वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है? कहानी चेंज हो जाता है। तो कहानी चेंज इस तरह से होता है, वहाँ पे हम लोग को जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो हम लोग को कम होता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम उतना जेड इफेक्टिव ज़्यादा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग जेड इफेक्टिव के अनुसार से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाता है? होना चाहिए था इसका, हम लोग को पहले से जान रहे थे कि इसका ज़्यादा होता, तो इस चलते इसका जेड इफेक्टिव के अनुसार से इसका क्या हो जाता है? एनर्जी इस तरह से हो जाता है। मतलब जो हम लोग ये जो ट्रेंड जो उल्टा उल्टा कर रहे थे ना, वो सिर्फ हम लोग सेकेंड थर्ड और फोर्थ तक फॉलो होता है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ में इसी चलते इस तरह से पहले ही जैसा कहानी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो आता है, जैसे इससे पहले देखोगे ना, इसके बाद आता है तुम्हारा एफ ब्लॉक आता है, समझ में आया। तो एफ ब्लॉक आने के बाद वहाँ से पेनेट्रेशन इफेक्ट कम होता है, इसी चलते वहाँ से जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो इसी चलते वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसमें क्या हो जाता है?
ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया? तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो करके देख रहे थे ना स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ना देख करके यहाँ पे किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है? साइज वाला। समझ में आया? यहाँ पे समझ रहा है? यहाँ पे तक हम लोग काम करते थे किसको? स्टेबिलिटी को देखते थे, लेकिन यहाँ तक आता है तो फिर वही हम लोग साइज के अनुसार ही इसको देखते हैं। समझ में आया? तो ये रहा तुम्हारा कहानी जो हम लोग को यहाँ पे देखा था ना कि जिसको एक्सेप्शनल था। उसके बाद हम लोग चलेंगे उसमें कहाँ? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला फैमिली में। समझ में आया? तो उसमें देखेंगे। चलो इसमें लिख लो, यहाँ पे रीजन लिख दे, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अरे यहाँ पे तो तुम लोग जान रहा था, अब इसमें क्यों हो रहा है इसको तुम लोग थोड़ा सा लिख लो। यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे थे? अगर हम लोग के स्टेबिलिटी हम लोग को मेजर नहीं करते, यहाँ जो हम लोग करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? जो साइज होता है उसका, क्या चीज? साइज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हिंदी लिख देंगे, हिंदी लिखा हुआ है, ठीक ना? समझ जाना यहाँ पे कि यहाँ पे रीजन क्या होता है कि यहाँ पे साइज को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्या रहता है? तुम्हारा एफ ब्लॉक आ जाता है। तो इतने से अगर लिखा हुआ रहेगा तुम लोग दिमाग में आ जाएगा ना यहाँ पे रीजन क्या होता था। और यहाँ पे जो हम लोग देखते थे ये सब में, यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे? स्टेबिलिटी। किसका देखते थे हम लोग? स्टेबिलिटी। तो क्या इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो तुम लोग समझ जाएगा। तो स्टेबिलिटी के अनुसार से यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है? साइज के जैसा हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसी चलते जो हम लोग चाहते थे करना उसी तरह से हो जाता है। समझ में आया? और यहाँ पे उल्टा इसी चलते होता था क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या कहानी हो रहा था? स्टेबिलिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरह से कर लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला फैमिली को। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग बात करें किसका? नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन वाला जो कहानी चल रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन हो जाता था किसका? नाइट्रोजन का। उसी तरह से हम लोग इसके नीचे जितने भी हम लोग एलिमेंट आएंगे तो वहाँ भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्या होता था वहाँ पे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो आर्सेनिक होता है उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फिल होता है। अब इसी चलते उसका क्या होता है? हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये रीजन तो तुम लोग को पहले बता चुके थे, इसी चलते। लेकिन फॉलो होता है सिर्फ यहीं तक। उसके बाद जैसे हम लोग को 5th और 6th पीरियड का बात होता है तो यहाँ पे एफ ब्लॉक आने की वजह से यहाँ पे साइज वाला के अनुसार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों में क्या होता है कि साइज ऑफ टेलेरियम और यहाँ पे क्या चीज? पोलोनियम इज स्मॉल। इसी चलते उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। ठीक है, साइज कम होगा तो उसका क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या ट्रेंड होता है सो? तो आज के लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में। वहाँ पे हम लोग पूरा ग्रुप, आज तो हम लोग को पीरियड के अनुसार चले, अगला बार हम लोग ग्रुप के अनुसार से देखेंगे, और कुछ अगर यहाँ पे फैक्टर बताना होगा तो उसको बता लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।